हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का एक और टॉपिक लेते हैं सिलेबस का। जो सिक्योरिटी का टॉपिक नंबर 8 है, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। तो मेन टारगेट जो सिनॉप्सिस का मेनली मेंस इन 300 टॉपिक्स और जीएस मेंस क्लासरूम का है, दैट इज़ टू इंक्रीज कट ऑफ। अगले 2-3 साल में आपको ये दिखने लगेगा कि ऑप्शनल्स का जो एवरेज स्कोर है 270, जीएस का एवरेज 400 जो सिलेक्शन के लिए है, उसको वी आर टारगेटिंग लाइक दिस। तो ये इजी है अगर आप इसको 120 इंटू 4 या 110 इंटू 4 करके देखते हो। इसके जो टूल्स हैं, सिनॉप्टिक कंटेंट, मिनिमम मटेरियल, क्वालिटी टीचिंग एंड ऑब्वियसली नो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। तो इसके साथ में आपको जो काम आएगा एक इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये मैं कल आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म से क्वेश्चंस कैसे आए हैं, देखो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे देखो इंडिया की पॉलिसी इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए क्या है, ये टेररिज्म से लेके क्वेश्चन है। ये क्या है, टेररिज्म से लेके क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपका इससे भी रिलेटेड है। जो ये एक टॉपिक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये आपके एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन्हीं दो कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। देन सीधे सीधे पूछा है कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म क्या हैं, वो भी आपकी ओपिनियन में। लेकिन आपकी ओपिनियन मत देने लगना कि भैया मेरे बगल में नंदू की बकरी चोरी हो गई तो उसने फिर बम फोड़ दिया। ऐसे नहीं है। जो कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म है वो स्टैंडर्ड कॉजेज़ है, ठीक है। सुटेबल मेजर्स टू डील विथ थ्रेट ऑफ टेररिज्म, मतलब कॉजेज़ क्या हैं और आप इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या देते हो। देन इसके बाद ये क्वेश्चंस आते थे 2008-9 तक। अब आए थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया। इससे इंडियन यूथ आईसिस को ज्वाइन करने लगे हैं। जो केसेस देखे गए थे, बेंगलोर का एक आईटी पर्सन था, केरला से कुछ लोगों ने किया था, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन 2015 में पूछा। आईसिस क्या है, इसका मिशन क्या है, तो उस साल के लिए इजी क्वेश्चन था ऑब्वियसली। देन 2016 में हो गई थी सर्जिकल स्ट्राइक। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक या हॉट परस्यूट क्या होता है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग एग्जाम में ये लिखाए थे, इंक्लूडिंग मी। मैं इसको एक्सप्लेन करने के पीछे लग गया। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ सच एक्शंस। तो ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप 2 to 3 लाइन लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। देन टेररिज्म इज इमर्जिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन लास्ट फ्यू डिकेड। इसका मैं अभी डिस्कस भी किया था, फिर से थोड़ी बात करते हैं। देन इसके बाद जो टेररिज्म है ये वापस से पूछा है कि ये जो स्कोरेज ऑफ टेररिज्म है चैलेंज बन के आ रहा है, तो आप सॉल्यूशंस क्या देते हो। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। और मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग, बैनिंग ऑफ जमात ए इस्लामी। आज हम कुछ इस तरह का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। OGW मीन्स हम बात करेंगे लोन वुल्फ अटैक, उससे रिलेटेड बात करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टेररिज्म एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह डेवलप हो रहा है, तो इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो। 2016 में जब क्वेश्चन आया था तो इनफैक्ट मेरे भी होश उड़ गए थे कि क्या लिखूं इसमें। काफ़ी लोगों ने तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। देन हाउ आई अप्रोच्ड, या फिर कैसे अप्रोच इसको करना चाहिए था। देखो एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री अगर आप सोचो कॉम्पिटिटिव है, पहली चीज़ उसमें होना चाहिए कंपटीशन, दूसरा होना चाहिए इंडस्ट्री। कंपटीशन कैसे हो सकता है, आप क्वालिटी से ला सकते हो। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है अपने HR पे, ट्रेनिंग पे, रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। आपका जो इनपुट है उस पर देखना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट क्वालिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दीज ऑल थिंग्स, जैसे अगर आप सिनॉप्सिस का मटेरियल देखो, आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी हो, सबका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो बेस है, एक जो स्टाइल है, दैट वुड बी ऑलवेज सेम। तो ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। तो टेररिज्म में क्या हुआ, इसमें भी ये चीज़ें होने लगी हैं कि टेररिस्ट ग्रुप हैं, वहाँ पर उन्होंने हाई क्वालिटी इंडिविजुअल्स ऐसे हायर करने शुरू किए जो कि हाईली कॉम्पिटेंट हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स करके आए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IIM के पास आउट्स हैं। मतलब इंडिया के IIM तो छोड़ो, वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, लाइक लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्होंने हायर किया, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी, सैलरीज बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो जो भी आप एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, उसका ऊपर इन्होंने काम किया। साथ में कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप ये देखते हो कि अगर एक टेरर ग्रुप है अलकायदा, ठीक है, दूसरा ग्रुप है जमात ए इस्लामी, ठीक है, तो ये इनसे आगे निकलने की भी कोशिश करते हैं। कई बार आप देखते हो कि एक अटैक हुआ, ये कहते हैं हमने कराया, ये कहते हैं हमने कराया, तो आपको दिखाना पड़ता है कि भैया हमारा आउटपुट हाई है। टेररिस्ट का आउटपुट तो यही होगा ना कि एक अटैक हमने करा दिया। तो इनका जो ग्रेडिंग और प्रमोशन होता है वो इसी बेस पे होता है कि साल भर में आपको भाई ये 5 टारगेट हैं, तो बगल वाले ने कर दिए तो आपकी सैलरी कट जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, आपको बताना है कि इस तरह से इमर्ज हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चंस हैं। आगे हम अगले लेक्चर में बाद में देखेंगे। ये वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं,
लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये टॉपिक है। यहाँ पर जो टॉपिक आपको मेनली पढ़ने हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, चैलेंजेस क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हम फिलहाल लोन वुल्फ अटैक्स की बात करते हैं। ये जमात इस्लामी का जो क्वेश्चन आया था ओवरग्राउंड वर्कर को लेकर, कि जो ये OGW थे, ओवरग्राउंड वर्कर, मतलब इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया। अब लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं? लोन वुल्फ अटैकर्स वो होते हैं जो खुद जाके अटैक करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो होते हैं जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को संरक्षण देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने अपने घर में किसी को छुपा लिया, लाइक दैट। तो इनका रोल क्या है? असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जामिन करो। और इसके अलावा मेजर्स बताओ। एग्जामिन करने में क्या पूछा है? आपको उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, केस स्टडीज़ देनी है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? EXAM, एनीथिंग समथिंग हैज़ हैपेंड। देखो एग्जामिन क्वेश्चन कब पूछा है? द बैनिंग ऑफ जमात इस्लामी एंड J&K ब्रॉट इनटू फोकस ऑफ दीज। ठीक है, एक काम हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको इसको एग्जामिन करना है। ठीक है, आप एग्ज़ाम लिख चुके हो, सपोज आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, तो एग्जामिनर को आपके आंसर को इवेल्युएट करके एग्जामिन करना, वो आपको मार्क्स देगा। तो ठीक है, ऑलरेडी एग्जामिन का मतलब होता है आप इसको प्रॉपर केस स्टडीज़, एग्जाम्पल, इन चीज़ों से आप उसको एक्सपेंड करो, लेकिन आप उसको एटलीस्ट फाइनली मार्क्स दो कि भैया इसने इतना काम किया है। सपोज अगर 10 मार्क्स आप दे रहे हो, 10 में से 4 नंबर तो इनको दिए जाएंगे ओवरग्राउंड वर्कर्स को, 6 नंबर्स अभी भी उनको दिए जाएंगे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह का काम करना है। जब भी एग्जामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ये आपको ध्यान रखना है कि ये उन इवेंट्स के बारे में मोस्टली पूछता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको बैनिंग ऑफ दिस। तो ठीक है, इस बारे में बात करते हैं कि ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इनफैक्ट 2019 में पूछा है, एग्जैक्टली लोन वुल्फ अटैक पर नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लोन वुल्फ का मतलब क्या होता है। ठीक है, वुल्फ एक जानवर का नाम है। तो लोन वुल्फ का मतलब होता है ऐसे टेररिस्ट एक्शंस जो कि इंडिविजुअल्स करते हैं, जिनके कोई गाइडेंस नहीं है कि आप जाके अटैक कर दो, हम आपको पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में बैठा हूँ, फट रहा हूँ, आज फट रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, बैठे बैठे सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं आपस में, जैसे आज देखते ही होंगे आजकल। ठीक है, सोशल मीडिया पर आप लोगों के कमेंट्स देख के उनके कास्ट बता सकते हो, उनके रिलीजन बता सकते हो, उनकी आइडियोलॉजी बता सकते हो। उन्हीं में से कुछ लोग आपके ऐसे रेडिकलाइज, सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो नहीं है जो लार्ज ग्रुप से कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये होते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट या डेफिनेशन है। देखो इसके जो एग्जांपल्स ये लिखे हैं, बोस्टन मैराथन बॉम्बिंग ये हुई थी। देखो 17th एनुअल मैराथन बॉम्बिंग हुई थी, किसी ने जाके सीधे बम फोड़ दिया। ठीक है, देन स्कूल शूटिंग इन USA आप लगातार देखते रहते होगे कि USA में क्या है, गन फायर लगातार न्यूज़ में आता है। ठीक है, बोस्टन मैराथन बॉम्बिंग की ये कुछ इमेजेस हैं। तो किसी एक बंदे ने किया, किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। स्कूल बॉम्बिंग तो लगातार, मतलब ये है शूटिंग इन स्कूल सिंस 2020, मतलब लगातार होती रहती है, हर साल हो रही है लगातार। तो आप इसको इनफैक्ट एक केस स्टडी की तरह रख सकते हो, या ये चीज़ आप एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो कि ऐसा भी हुआ। लंदन में क्या हुआ था कि एक ट्रक था, आई थिंक, उसने जाके टेररिस्ट व्हीकल, उसने बिल्कुल लोगों को रौंद डाला 2017 में। रिसेंट अभी ये न्यूज़ में था, ये उसकी कुछ इमेजेस हैं। तो ये खतरनाक लोग हैं। इस आदमी को किसी ने कहा नहीं था कि जाके आप करो। देन ये एक सिडनी का केस हुआ था। ठीक है, लोन गनमैन था, उसने फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निपटा दिया था। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सब क्या है, लोन वुल्फ अटैक टाइप चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अबाउट कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इसका डेटा देखना चाहो तो डेटा कुछ ये है। 1950s में लगभग 2 हुए थे, 2010 प्लस ये 35 ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो सोर्स है, दिस इज़ नॉट माय सोर्स, एग्जाम में आप ये लिख सकते हो, अमेरिकन लोन वुल्फ टेररिज्म डेटाबेस। अब आप एक चीज़ देखो, USA में ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि वहाँ पर लोन वुल्फ टेररिज्म डेटाबेस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ये आप चाहे तो बना सकते हो, एग्ज़ाम में कोई ऐसी खास वो नहीं है कि बना नहीं है। देखो इस टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है, चैलेंजेस देखेंगे, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, स्टेप्स टेकन इन इंडिया, और टॉपिक खत्म। तो इसी तरह से एक टॉपिक खत्म होता है, और यही जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर मेंस इन 300। एग्जाम में जाओ सीधे छाप आओ बस। ठीक है, लोन एक्टर भी कहते हैं और लोन वुल्फ भी कहते हैं। ये वो इंसान है हु प्रिपेयर्स एंड कमिट्स वायलेंट एक्ट अलोन, अपने मन से, अपने आप ही वो एक वायलेंट एक्ट कमिट भी करता है, वही प्रिपेयर करता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव जो भी है सब कुछ वही करता है। आउटसाइड एनी कमांड स्ट्रक्चर, पूरी जो एक कमांड स्ट्रक्चर है टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये हेड है, उसके नीचे उसका HR है, ये ट्रेनिंग सेल का हेड है, ये सैलरी अकाउंट्स का हेड है, ये इसका हेड है, ये सब पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। विदाउट मटेरियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी ग्रुप,
इनको ना तो कहीं से कोई कमांड दे रहा है कि जाओ वहाँ पर आप इस तरह की हरकतें करो, दूसरा इनको कोई मटेरियल असिस्टेंस लाइक ना तो बंदूकें दे रहा है ना कुछ भी नहीं दी जा रही है, खुद से ही जुगाड़ करके ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड या मोटिवेटेड हों बाई आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल ग्रुप। इस टाइप के ग्रुप्स अवेलेबल हो सकते हैं, रेडिकलिज्म हो सकता है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म हो सकता है। कन्वेंशनल और लोन वुल्फ में इनमें डिफरेंस क्या है? मोस्टली मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये लोन वुल्फ है, मोस्टली एक इंसान ही इन्वॉल्व होता है। मोस्टली क्यों लिखा है? इसमें 2-3 भी हो सकता है, इसमें भी कई बार एक इंसान भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ऐसा हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर नहीं देना होता। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो कमांड स्ट्रक्चर है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये बहुत ही वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, तो ये जो है ऑर्गेनाइज्ड टाइप के क्राइम होते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकल कमांड स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। कन्वेंशनल में क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स को पता होता है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, सोशल सर्कल में दोस्तों को पता होता है, इन सबको पता होता है। लोन वुल्फ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि माँ बाप को भी नहीं पता होता कि मतलब कि किस दिशा में मेरे बच्चे जा रहे हैं। तो कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ में हम देखेंगे कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी भी हम एक सब टॉपिक देखेंगे। कॉजेज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंसान क्यों लोन वुल्फ की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, इसके पीछे अब दुनिया पड़ी हुई है। इसकी फंडिंग के लिए FATF, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बहुत सारे लॉ बन चुके हैं। ये पैसा रोकने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट UN में बहुत सारी ट्रीटी बनी है, UN कन्वेंशन, बात चल रही है अगेंस्ट टेररिज्म, उस पर अभी तक साइन नहीं हो पाए। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, दुनिया भर में आप लाइमलाइट में आ जाओगे अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट बनोगे। लोन वुल्फ के साथ क्या है कि दोज आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी का पार्ट रहते हुए ही ये सब लोग करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, और उनको भी पता है कि कोई हमें डिटेक्ट कर नहीं पाएगा। दूसरा रीज़न है प्रोपेगेंडा में क्या होता है? जो भी कोई आइडियोलॉजी है तो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करेंगे, उसके बाद वो एक्सप्लेन करेंगे, उसके जो फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देंगे, देन उसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो प्रोपेगेंडा एक्टिविटी दिख रही है लोगों की, तो फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब आपको कैसे पता कि मुझे रेडिकलाइज होना है? बैठे बैठे तो मैं रेडिकलाइज हो नहीं जाऊँगा, कहीं ना कहीं कोई आके मुझे बताएगा, और जो बेस्ट सोर्स है आजकल उसका है डिजिटल मीडिया। अगली जो चीज़ है, जो एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल आइडियोलॉजी वाले ग्रुप है। एक्सट्रीमिज्म मैंने कल आपको समझाया था कि इसका मतलब होता है पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस। ये जब अपने आप को ही सुप्रीम मानने लगते हैं, कोई एक रिलीजन अपने आप को माने कि मेरा ही रिलीजन सुप्रीम है, दूसरों का रिलीजन बिल्कुल अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जब ये मानने लगती हैं कि मेरी ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अच्छी है, दूसरी सब बेकार हैं, उसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। तो ये लोग रेडिकल आइडियोलॉजी और थॉट प्रोपेगेट करते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस फेलियर्स, जैसे नक्सलिज्म था, नक्सलिज्म का मेन रीज़न था कि गवर्नेंस फेलियर था वहाँ पर। जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था इस टॉपिक में, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पर लेफ्ट विंग में आपको ये बताया था। अगर कॉजेज़ की हम बात करें तो कॉजेज़ में आप देखोगे कि लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, 5th शेड्यूल एरिया का पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, इवेजन ऑफ लैंड सीलिंग लॉ हुई, 2006 में फॉरेस्ट राइट इन्वेजन। तो इस तरह की लगातार चीज़ें चलती रही थी उसमें। देन गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर्स भी थे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं है, पब्लिक पर्सनल इनकॉम्पिटेंट टाइप हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर, ये सब चीज़ें जो वहाँ वैलिड थी यहाँ भी वैलिड हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंसान अकेले काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी लोन वुल्फ अटैक की बात आए तो ये एक इंसान ही काम कर रहा है, ना कि पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओसी नहीं है। सेल्फ रेडिकलाइजेशन बाय ऑनलाइन मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल है, आप पढ़ो। इनफैक्ट अगर आप आजकल फेसबुक ज्वाइन करते हो तो आप देखते हो कि फेसबुक पर कुछ भी चल रहा है, लोग इतने फालतू बैठे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, वो कोई किसी को गाली देने में लगा है, कोई किसी को गाली देने में लगा है, वो एक कहता है तू ये है, दूसरा कहता है तू ये है, तेरी इसकी वो, तेरी एक्स की वाई, ये सब चलती रहती हैं, ठीक। तो ये सब काम कैसे रोकोगे आप? क्योंकि अब तो सब हाथ में इंटरनेट है, ठीक है। जब से जियो आ गया है तब से सब लोग अब इंटरनेट के साथ जीना सीख गए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। इसके अलावा कुछ बायस्ड मीडिया रिपोर्टिंग्स हैं, जैसे आपको यहाँ दिखेंगी कुछ इंडिया में ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका काम ही है कि मतलब फालतू रिपोर्टिंग्स करना, मीडिया ट्रायल्स कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल मतलब मीडिया ही जज बन गई है, वही बता दे रहे हैं कि अरे भैया ये दोषी है। जैसे ये चीज़ तलवार केस में, तलवार आई थिंक एक वो मर्डर केस था, जो हस्बैंड एंड वाइफ फाइनली अभी 2-3 साल पहले जेल से छूट गए थे, तो मीडिया ने उनको दोषी ठहरा दिया, ठीक है। इसी तरह मीडिया रिपोर्टिंग
किसी भी तरह की हो, हमेशा मीडिया आप देखते हो कि बायस्ड है कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी की तरफ। देन कम्युनिटीज़ का एलिनेशन हो रहा है, तो आप इसको गवर्नेंस फेलियर से भी जोड़ सकते हो। दो तरह की कास्ट हैं या दो तरह की क्लासेस हैं, जब उनको डिफरेंस दिखता है कि भैया कास्ट ए ये तो आगे बढ़ गई है, कास्ट बी बहुत पीछे है, तो जब लोग देखते हैं कि मेरी कास्ट ही पीछे क्यों जा रही है, तो बाकी मेरी कास्ट में लोग कर नहीं पा रहे हैं कुछ, तो मैं ही क्यों ना कुछ ना कुछ धमाल करूं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। देन ऑब्वियसली मेंटल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये तो कभी भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई कंट्रीज़ में गन कंट्रोल या फायर आर्म रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा लैग साइड हैं, जैसे यूएसए है इसमें, ठीक है, कोई भी जाके किसी भी तरह के आर्म्स खरीद सकता है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो कॉजेज़ हो गए इन जनरल। अभी तक इंडिया में लोन वुल्फ अटैक नहीं है या क्यों बढ़ रहे हैं, इन दोनों का रीज़न क्या है, इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है, कि इंडिया में जो आपके नेबरहुड हैं वायलेंट नेबरहुड हैं। आप देखते होंगे कई बार इंडिया के नेबरहुड, इंडिया को हर नेबर से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अगर ये आपका इंडिया है, मैं बहुत दिन से नहीं बनाऊँ ना, तो ऐसे हो जाता है, ठीक। तो इंडिया को बांग्लादेश से भी टेरर थ्रेट है आजकल, तो ये लोग भी मतलब नेपाल भी कूदने लगा है। पाकिस्तान एक मेजर थ्रेट हमेशा से है, चाइना हमेशा से मेजर थ्रेट है, म्यांमार से इंसर्जेंसी दिखती है, तमिल लिट्टे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा दी। मतलब इंडिया का जो नेबरहुड है वो मतलब नेचुरली वायलेंट है, ठीक। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज़ करके हुआ था। जैसे आपको ये कहा गया था कि डायरेक्ट एक्शन, तो वो क्या था कि आप हमें आज़ादी दो, नहीं तो फिर हम आतंकवाद मचाएंगे। तो जब इंडिया का नेबरहुड बना ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ से है, तो फिर इंडिया की वल्नरेबिलिटी हाई होगी, ठीक है। इसमें क्या है, हर कंट्री इन्वॉल्व होती जा रही है, और ये ऐसा नहीं है इंडिया में ही, अब ये वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ होता जा रहा है। इंडिया का जो नेबरहुड है वो तो फिर भी बेटर है, अभी जो वेस्ट एशिया है वहाँ का आप हाल देखो, देन यू विल कम टू नो कि क्या हो रहा है। हैवी कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक एरियाज़, ठीक है, मतलब अभी भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, फिर भी लोग घूमे जा रहे हैं, KFC में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, डोमिनोज चल रहे हैं, सब चल रहा है। तो जब इस केस में इतनी बड़ी क्राइसिस या इतनी बड़ी त्रासदी में ये हाल है, तो इन जनरल तो क्या ही कंसंट्रेशन होती है, आपने देखा होगा। कैपेसिटीज़ नहीं डेवलप हैं लोकल पुलिस की, तो उनको ज़्यादा समझ नहीं आता। लेकिन इंडिया अभी भी इस तरह के ज़्यादा अटैक्स नहीं देखा इंडिया ने, क्योंकि ऐसा है कि जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जितना इजी है यूएसए में एक्वायर करना, इंडिया में उतने इजीली आप इनको एक्वायर नहीं कर सकते हो। तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी रिलेटिवली लो है। तो खैर चैलेंजेस देखते हैं, इसको रिजॉल्व करने में लोन वुल्फ अटैक कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, या उनमें चैलेंजेस क्या हैं। पहली चीज़ तो है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। जैसे मैंने बात की कि दोज आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी, तो उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है। देन इसके अलावा डिजिटल टेररिज्म, आजकल टेररिस्ट डिजिटल मीडिया या डिजिटल मोड को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। डिजिटल में दो पार्ट होते हैं, एक आपका डार्क वेब भी उसका पार्ट है, मतलब ये जो इन जनरल अवेलेबल नहीं है। जैसे डार्क वेब क्या है, ये आपको सबको अवेलेबल है। डार्क वेब जो अंडर दी मतलब डार्कनेस रहता है, ठीक है। तो इसको आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको कुछ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कुछ अलग नेटवर्क से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो डार्क वेब भी अवेलेबल है। जैसे आईसिस ने रिक्रूट किए थे इंडियंस सीरिया के वॉर के लिए, तो वो सोशल मीडिया से ही किए थे, अब ये समझो आप, ठीक है। अलकायदा का जो रीजनल हेड था इंडिया का, उसने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स को कि ये जो यूरोप और यूरोप में जो लोन वुल्फ अटैक्स हुए हैं उनको आप फॉलो करो और इंडिया में ऑफिसर्स को ही मारो। तो ये चीज़ें डिजिटली फैलाई गई हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जैसे कि लोन वुल्फ में मैंने आपको बताया एक इंसान से ही होता है, ओनली वन होता है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि ये जो अटैक्स हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनको भड़काया जाता है लगातार, ठीक। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं, आप और भी चैलेंजेस लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहली बात तो पेरेंटिंग ट्रेनिंग देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही कोई पेरेंट्स बनते हैं या इनफैक्ट जो 9 मंथ का पीरियड होता है, जब ये डिटेक्ट हो गया प्रेगनेंसी के 3-4 महीने बाद, तो बोथ मदर एंड फादर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। जैसे अभी ऑल्दो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं और लिख लेना। टिकटॉक जैसे कि एक क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटिंग फेलियर है, ठीक। क्या चल रहा है आप देख सकते हो, लोग
रंगे हुए काले पीले नीले भूरे सब चितकबरे बालों की तरह घूम रहे हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि मतलब चल क्या रहा है। सिटीजन्स आर बैटल फील्ड एज वेल एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सिटीजन खुद में ही युद्ध का मैदान है और सिटीजन ही उस युद्ध को होने से रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वो सिटीजन प्ले कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने आसपास नज़र रखनी पड़ेगी। देखो कोई कितना भी चोरी छुपे काम करे, लोन वुल्फ अटैक कुछ भी करे, भाई कहीं ना कहीं किसी के कांटेक्ट में तो आता होगा। सपोज ये एक कमरा है, आपका फ्रेंड है या फिर आप फैमिली में रहे, कभी तो आप इसके रूम में एंटर करोगे, कहीं ना कहीं आपको डिटेक्ट हो जाएगा, आपको उसके मेंटल जो एनालिसिस है वो आप करोगे, आपको पता चलेगा। तो बेस्ट वे तो लोन वुल्फ अटैक को टैकल करने का हो सकता है सिटीजन, जो कि काफ़ी टफ है। बेस्ट वे हमेशा टफ होती हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स आप ला सकते हो, तो आपको थोड़ा ये पता चलेगा कि रेडिकलाइजेशन का लेवल क्या है, कि पोटेंशियल रिक्रूट्स वो क्या है, जो प्रे हैं वो क्या है, नेटवर्क एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, फंडिंग क्या है, लीडरशिप क्या है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बिग डेटा में। बिग डेटा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देन वैरायटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो बिग डेटा के 6 वी कॉन्सेप्ट हैं, तो वो कहीं और हम देख लेंगे, अभी नॉट इन दिस लेक्चर। ऑनलाइन कंटेंट मॉनिटरिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बेटर विजिलेंस आप इससे कर सकते हो। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन क्या हो रहा है, कि मतलब किसने क्या कंटेंट अपलोड कर दिया, क्या नहीं कर दिया। कंटेंट मॉनिटरिंग में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है वही करेंगे, सिटीजन्स को भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिटेक्ट करते हो कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ हो रहा है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ ऐसा फालतू सा कंटेंट अपलोड किया, तो आपको इमीडिएटली उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देन इसके बाद एक कीवर्ड है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए आपको। सोशल कैपिटल का मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप इस सोसाइटी को बिलोंग करते हो। आई थिंक सोशल कैपिटल से 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये मेंस का टॉपिक है, वो भी मोस्टली ऑप्शनल्स का टॉपिक है। अब वो प्री में पूछ लेता है, कई बार प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मेंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। हाँ, एक टॉपिक ज़रूर है कि लोग कहते हैं कि प्री प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। ऐसा नहीं है, ये जो प्री और मेंस की प्रिपरेशन है 10% ही सेम है। अब आप ये देखो, ये टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ सारे, ये कहाँ से कहाँ तक प्री के लिए इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल। ठीक है, इसमें प्री का कंटेंट ऑब्वियसली होगा। प्री में ज़्यादा क्या पूछ लेगा, लोन वुल्फ अटैक होता क्या है, लोन वुल्फ अटैक होता क्या है, यही पूछ लेगा ना। ये सब एग्जाम्पल्स केस स्टडीज़ नहीं पूछेगा। तो प्री तो मेंस का 10% भी नहीं है। प्री एग्ज़ाम ही अलग है, मेंस एग्ज़ाम ही अलग है। आप चाहो तो उस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। खैर यहाँ देखते हैं वापस और क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है। मेंटल हेल्थ केयर और काउंसलिंग इंक्रीज़ करो। कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग 2-3 एजेंसीज जो लगी पड़ी हैं वो कर सकती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन आप ला सकते हो, ठीक। यही एक फ्यूचर को जो होप दिख रही है वो है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, उसको आप ब्रिज करोगे। ये एक कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, ब्रिजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, ब्रिजिंग द गवर्नेंस डेफिसिट, कुछ भी यहाँ पर, ब्रिजिंग द एक्स डेफिसिट, ठीक। पुलिस हुआ आपका, गन्स हुई आपका, जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंक्लूजन आप इसका खुद लिख लेना। कंक्लूजन के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। कंक्लूजन हमेशा ऐसे स्टार्ट किया करो, ऑल्दो नेगेटिव टोन में कुछ लिखो कि मतलब लोन वुल्फ अटैक ऐसे हैं, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, फलाना ढिमका, कुछ भी लिखो, येट देयर इज सम होप, ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके लिए कम्युनिटी को साथ आने की नीड है या फलाना ढिमका, ऐसे लिखो। देन इट विल बी दिस वे फॉरवर्ड एंड ये होगा, ऐसा होगा। लास्ट में आप चाहे लिखो एवरी ड्रॉप इन ओशन काउंट्स, चाहे तो बस आप इतना लिख के फुल स्टॉप कर दो। इस तरह से कंक्लूजन आप दे सकते हो, ठीक। तो आई एम नॉट राइटिंग, ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, खुद लिख लो। फिर एक बार ये देख लेते हैं इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए। तो प्री के लिए तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह कुछ चीज़ से रिलेटेड है, ठीक। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जहाँ ऑफिसर मॉनिटर करते हैं पूरे वेब को, जैसे आईबी का है एक ऑपरेशन चक्रव्यूह। नेट ग्रिड है नेशनल, आई फॉरगॉट इसकी जो फुल फॉर्म है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसको जो कैपेसिटी है नेट ग्रिड की वो इम्प्रूव कर रहे हैं। 2008 का जो अटैक था 26/11, उसके बाद नेट ग्रिड आई थिंक इस्टेब्लिश किया गया था। रिसेंटली अभी NCCC नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेंटर, ये अभी इस्टेब्लिश कर दिया गया है। एक स्ट्रेटजी है, इसको WHAM स्ट्रेटजी कहते हैं, WHAM। ये सिक्योरिटी फोर्सेज यूज़ करने, विनिंग हार्ट एंड माइंड, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों को जीतने की स्ट्रेटजी है। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट हाई वैल्यू टारगेट पर बढ़ाया जा रहा है, जैसे मॉल्स हुए, ठीक है, बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हुए और आपका इंडस्ट्रियल रीजन्स हुए, IT पार्क हुए, वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन एंड स्किलिंग और मेंटल हेल्थ केयर बिल, आई थिंक वो आर्टिकल 21 का पार्ट मानता है।
तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना सफिशेंट है, और ये आप समझो कि क्या आपको एग्ज़ाम में लिखना है क्या नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में कभी एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मत शो करो। तो अल्टीमेटली आई होप कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो यू हैव टू बिलीव कि ये एक वेरी रियलिस्टिक टारगेट है। इनिशियल टारगेट 450 प्लस, आज से 2-3 साल बाद हम टारगेट बनाएंगे 500 प्लस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज़ कृष्णा, हैव अ गुड डे।